सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑफ लॉ प्रेप ट्यूटोरियल। सो हमारी जो सीरीज चल रही थी जीके मास्टर स्ट्रोक की, जिसमें अपन इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते थे, उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते थे उनके ऊपर डिस्कशन करते थे। तो आज उसकी सेकंड क्लास है। तो चलिए फर्स्ट क्लास भी आप देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने वहाँ पे डिस्कस करे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं कैसा लगा आपको क्वेश्चन का लेवल। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सो आज के टॉपिक के अंदर फर्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा वन नेशन वन इलेक्शन। अभी के अंदर बहुत चर्चा में चल रहा है ये टॉपिक। सो इससे रिलेटेड अपन थोड़े से फैक्ट्स देखेंगे, फिर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करेंगे साथ के अंदर। तो चलिए अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं यहाँ से, वन नेशन वन इलेक्शन। अभी बहुत चर्चा में चल रहा है वन नेशन वन इलेक्शन, तो इसके बारे में कुछ फैक्ट्स देखते हैं, क्या रीजन था, क्या कॉन्सेप्ट था इसके पीछे। सो इसका सेंट्रल आइडिया क्या था, सबसे पहले वो देखते हैं वन नेशन वन इलेक्शन का। तो इसका सेंट्रल आइडिया ये था कि सिंक्रोनाइज करना चाहता था टाइमिंग ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली इलेक्शंस को सारे स्टेट्स के अंदर, ताकि जो फ्रीक्वेंसी होती है पोल्स की वो रिड्यूस कर सके अपन कंट्री के अंदर। क्लियर? ये जो कॉन्सेप्ट था ये प्रैक्टिस में था टिल 1967, बट ड्यू टू सर्टेन रीजंस ये डिस्टर्ब हो गया था। और रीजंस जैसे यहाँ पे मेंशन है, डिसोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट, डिफेक्शंस एंड एक्सेट्रा। क्लियर? सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद कर सकते हैं इसके बारे में। बाकी जितनी इंफॉर्मेशन आपको पीडीएफ में अवेलेबल हो जाएगी, आप अच्छे से रीड आउट कीजिएगा। मेन अपना एम यहाँ पे जीके मास्टर स्ट्रोक का यही है कि अपन कॉन्सेप्ट के अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर ज्यादा फोकस करें। क्लियर? सो एक पॉइंट और देख लेते हैं यहाँ पे। द आइडिया ऑफ कंडक्टिंग द साइमल्टेनियस इलेक्शंस वाज एडवोकेटेड इन 1999 बाय द लॉ कमीशन विच वाज हेडेड बाय बीपी जीवन रेड्डी। सो ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे इसको मार्क कीजिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम आउट हो सकता है। क्लियर? तो चलिए इसके बारे में जितने भी क्वेश्चंस है वो देखते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अपने लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोपोनेंट ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन प्रपोजल। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर ए विल बी अ राइट आंसर। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ प्रोपोनेंट ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन प्रपोजल। क्लियर? किन्होंने बताया था? इलेक्शन कमीशन। So, which commission reported the simultaneous elections are not feasible within the existing framework of the constitution? कौन सी कमीशन ने रिपोर्ट करा था जो साइमल्टेनियस इलेक्शन हो रहे वो फ्लीसिबल नहीं है अभी एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क के अंदर? सो ये अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 21st लॉ कमीशन ने बताया था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The Law Commission of India in its 170th report in 1999 recommended simultaneous election to the Lok Sabha and state legislative assemblies. Who added this committee? अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बार वापस चलते हैं इस पॉइंट की तरफ। लास्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था, जो आइडिया था वो जो आइडिया साइमल्टेनियस इलेक्शन का था, एडवोकेट हुआ था 1999 के अंदर बाय द लॉ कमीशन विच वॉज हेडेड बाय बीपी जीवन रेड्डी। सो यहां से अपना एक क्वेश्चन फ्रेम आउट हुआ जैसे मैंने आपको बताया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हु हेडेड दिस कमिटी? सो बीपी जीवन रेड्डी headed this committee. Clear? So option number A will be our right answer. मैक्सिमम चीजें आपको क्वेश्चन के अंदर प्रोवाइड होगी, फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि किसने हेड करी थी वो कमिटी। क्लियर? सो यहाँ पे जो क्वेश्चन में चीजें इंपॉर्टेंट है ना, वो ये 170 रिपोर्ट थी, कब हुई? 1999 के अंदर हुई थी। किसने बोला था? लॉ कमीशन ने बताया था। तो यहां से भी आप बहुत सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर सकते हैं। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच गवर्नमेंट बॉडी रिलीज अ डिस्कशन पेपर ऑन द टॉपिक ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शंस इन 2016 एडवोकेटिंग फॉर इट? तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा अपना? क्या वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिया था, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, या फिर नीति आयोग? तो देखते हैं चलिए इसका आंसर क्या है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग ने रिलीज करा था डिस्कशन पेपर। क्लियर? सो ऑप्शन नंबर सी विल बी आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट की लीगल प्रोविजंस वुड नीड टू बी अमेंडेड टू फैसिलिटेट साइमल्टेनियस इलेक्शन? तो कौन से लीगल प्रोविजन है जिनको अपन को अमेंड करना पड़ेगा टू फैसिलिटेट साइमल्टेनियस इलेक्शन? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर ABCD में से। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी आवर राइट आंसर। अमेंडमेंट्स टू आर्टिकल 83 एंड आर्टिकल 172 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी नीडेड टू अमेंड टू फैसिलिटेट द साइमल्टेनियस इलेक्शन। तो इन पर्टिकुलर आर्टिकल्स के अंदर अमेंडमेंट्स अपन को फैसिलिटेट करने पड़ेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? सो इनमें से कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि डील करता है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इज इट आर्टिकल 85, 324, 356 और 83?
सो कौन सा आर्टिकल है जो पावर्स और फंक्शन डिफाइन करता है इलेक्शन कमीशन के? ऑप्शन नंबर बी विल बी आवर राइट आंसर, 324. क्लियर, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. The idea of conducting simultaneous election was advocated in which year by the law commission headed by BP जीवन रेड्डी? ये जस्ट अपन ने इसके ऊपर क्वेश्चन डिस्कस करा है. मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको बताया था जो चीजें क्वेश्चन में मेंशन होती है वो भी बहुत सी बार इंपॉर्टेंट होती है. सो ये क्वेश्चन उसी से फ्रेम आउट हो गया. लास्ट क्वेश्चन में अपन से पूछा गया था वो कमीशन किसने हेड करा था, तो वहां पे आंसर था बीपी जीवन रेड्डी. पर यहाँ पे पूछ लिया गया कब हुआ था, तो ये कब हुआ था? 1999 के अंदर हुआ था. 170 था, ये भी अपन ने देखा था. क्लियर. सो 3 क्वेश्चन फ्रेम आउट हो रहे थे बस एक क्वेश्चन से ही. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट डज सेकंड वी स्टैंड्स फॉर इन वीवीपीएटी? वीवीपीएटी, इसके अंदर जो सेकंड वी है उसका अपन से फुल फॉर्म पूछा है. क्लियर. सो यहाँ पे आपको याद तो पूरा ही होना चाहिए, तभी आप हर एक पर्टिकुलर इनिशियल्स का फुल फॉर्म बता पाएंगे. सो यहाँ पे वी किसके लिए स्टैंड करता है? और ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, वेरीफाइड के लिए. सो वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, ये फुल फॉर्म हो जाएगा वीवीपीएटी का. आपको पूरा याद करना है. किसी भी वर्ड का, किसी भी अल्फाबेट का वो आपसे एक्सप्लेनेशन पूछ सकते हैं कि ए किसके लिए स्टैंड कर रहा है या फिर पी किसके लिए स्टैंड कर रहा है, जैसे अपन ने यहाँ पे वी के लिए पूछा है. क्लियर. कंफ्यूजन यही पे होता है मैक्सिमम, क्योंकि 2 वी आ जाते हैं. तो यहाँ पे ऑप्शन में वोटर भी आपके पास, वेरीफाइड भी है. तो अच्छे से याद कीजिएगा इसको ताकि आप कंफ्यूज ना हो. ऑप्शन नंबर सी विल बी आवर राइट आंसर इन दिस केस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट है अपनी, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ 5 मेंबर बॉडी. ओके. स्टेटमेंट नंबर 2 है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स डिसाइड द इलेक्शन शेड्यूल फॉर द कंडक्ट ऑफ बोथ जनरल इलेक्शंस एंड बाय इलेक्शंस. स्टेटमेंट नंबर 3 अपना, इलेक्शन कमीशन रिजॉल्व्स अ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू स्प्लिट्स मर्जर्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज. तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दे रखी है. अब 3 स्टेटमेंट देने का मेरा मोटिव ये था, भले आपके एग्जाम में ऐसा फॉर्म का क्वेश्चन ना आए, पर मेरा मेन कारण ये था 3 स्टेटमेंट देने के लिए कि यहाँ पे 3 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं एक साथ. एक क्वेश्चन के अंदर ही अपन 3 क्वेश्चन साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हैं. सो यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबाव इज करेक्ट. इन तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है? सो यहाँ पे देखते हैं. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ 5 मेंबर बॉडी. नो, इट्स अ 6 मेंबर. क्लियर. यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स डिसाइड द इलेक्शन शेड्यूल फॉर कंडक्टिंग ऑफ बोथ जनरल एंड बाय इलेक्शंस. नो. सो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अपना ऑप्शन नंबर 3 बचा है, इलेक्शन कमीशन रिजॉल्व्स द डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू स्प्लिट्स मर्जर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी. सो ऑप्शन नंबर डी विल बी आवर राइट आंसर. चलिए चेक करते हैं 1 और 2 की रॉन्ग है. जैसा मैंने आपको बताया इट्स अ 6 मेंबर बॉडी. तो यहाँ पे अपना एक क्वेश्चन और हो जाता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स. तो इट्स 6 मेंबर बॉडी. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो पॉइंट था अपना, उसमें क्या था? इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है स्केड्यूल कंडक्ट करने के लिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स नहीं करता है. यहाँ पे कौन करता है? इलेक्शन कमीशन. सो एक ही क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे आपने 3 क्वेश्चन सॉल्व करे. हर स्टेटमेंट से एक क्वेश्चन फ्रेम आउट हो सकता है एग्जाम के अंदर, तो आप इजीली एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझ सकते हैं. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद in his address to parliament in January dash mentioned this as one of the reform proposed by the government. अब कौन से ईयर के अंदर फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने एड्रेस किया था इलेक्शन कमीशन, 1 नेशन 1 इलेक्शन के बारे में? सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, 2018 के अंदर उन्होंने मेंशन करा था. क्लियर. सो आंसर हो जाएगा 2018. ये सारी चीजें आपको स्टार्टिंग में जो फैक्ट्स गिवन थे 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए, जो भी न्यूज गिवन थी उसके अंदर गिवन है. क्लियर. चलिए, तो 1 नेशन 1 इलेक्शन अपना फर्स्ट टॉपिक जो था वो फिनिश हो गया. इसके क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो मैंने आपके साथ डिस्कस करे अभी. तो सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि अपना यूनेस्को से रिलेटेड है. अभी हाल ही में यूनेस्को ने 2 हेरिटेज साइट, 2 टैग्स दिए अपने इंडिया के अंदर हेरिटेज साइट्स के लिए. कौन कौन सी साइट्स थी? एक तो कर्नाटका के अंदर हौसाला टेम्पल एंड वेस्ट बंगाल के अंदर शांति निकेतन को. क्लियर. तो उसके बारे में अपन थोड़ी सी बात करते हैं. सबसे पहले देखते हैं यूनेस्को का फुल फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. फुल फॉर्म्स बहुत बार पूछ ली जाती है. तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. क्लियर.
अब ये स्टेब्लिश कब, फाउंड कब हुआ था? 1945 के अंदर हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? पेरिस फ्रांस के अंदर है। फिर इसके हेड कौन है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब इंडिया के अंदर टोटल 42 प्रॉपर्टीज है जो कि इंस्क्राइब्ड हो रखी है यूनेस्को के अंडर में, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। इसमें कितनी है? 34 कल्चरल साइट्स है, 7 नेचुरल साइट्स है, 1 मिक्स क्राइटेरिया साइट है। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनको अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा, क्वेश्चन फ्रेम आउट हो सकता है डायरेक्टली इन पॉइंट से। क्लियर? फर्स्ट साइट्स के बारे में बता रखा है इंडिया के अंदर किसको मिला था वर्ल्ड हेरिटेज। फिर यहाँ पे ये एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेरिटेज डे 2023 कब मनाया गया? 18 अप्रैल इज मार्क्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज डे 2023। इसकी थीम भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, हेरिटेज चेंजेस। क्लियर? तो ये सब आप एक बार वापस से रीड आउट कीजिएगा। फिर कर्नाटका में जो हौसला टेम्पल है उनको जो हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड करा, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन अपन को मेंशन है। 3 टेम्पल्स आते हैं इसके अंडर में, 1 2 3, उनके नेम्स मेंशन है यहाँ पे। और कब करा था? सितंबर 18 को करा था। दिस इज 42nd एडिशन। कौन सा एडिशन है? ये भी 42nd है। इंडिया के अंदर टोटल अभी इस एडिशन के बाद 42 साइट्स हो गई हैं। क्लियर? बाकी हौसला के बारे में अपन ने हिस्ट्री बता रखी है यहाँ पे, इसको रीड आउट कीजिएगा आप। नेक्स्ट वही शांति निकेतन के बारे में भी एग्जैक्टली वैसे ही इंफॉर्मेशन मेंशन है। तो चलिए अपने इंपॉर्टेंट टास्क की तरफ आते हैं जो कि है क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिस ईयर द थीम ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज डे 2023 इज हेरिटेज चेंजेस। अभी अपन ने देखा था जस्ट, ऑन विच डे वर्ल्ड हेरिटेज डे वाज इन 2023। तो थीम अपन को बता दी है। अब अपन से पूछा वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेट कब हुआ 2023 के अंदर। सो जस्ट अभी अपन ने देखा था 18 अप्रैल 2023 को सेलिब्रेट हुआ वर्ल्ड हेरिटेज डे। सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे रिवर्स क्वेश्चन भी आ सकता था, डेट बोल देता और पूछता कि थीम क्या थी, तो हेरिटेज चेंजेस इसकी थीम थी। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच सिटी received India's first UNESCO Heritage City Certificate in September 2017। कौन सी सिटी थी इंडिया की फर्स्ट जिसको यूनेस्को हेरिटेज सिटी सर्टिफिकेट मिला था सितंबर 2017 के अंदर? ऑप्शन है अपने, एक कांचीपुरम, सेकंड बी है पुरी, थर्ड सी ऑप्शन है अपना औरंगाबाद, एंड डी ऑप्शन है अहमदाबाद। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी विल बी अ राइट आंसर। अहमदाबाद को इंडिया का फर्स्ट यूनेस्को हेरिटेज सिटी सर्टिफिकेट मिला था सितंबर 2017 में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, विच कंट्री हैज द हाईएस्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, आ सकता है क्योंकि अभी जस्ट इंडिया को 42nd साइट मिली है। तो हाईएस्ट वर्ल्ड के अंदर किसके पास है साइट्स, हेरिटेज साइट्स, उसका क्वेश्चन बन सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इटली, चाइना, यूएसए और इंडिया के अंदर से। सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। इटली के पास सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, कितनी है? 59। क्लियर? उसके बाद सेकंड किसके पास है? चाइना के पास है जो कि है 57 साइट्स। सो फर्स्ट पे अपना आ जाता है इटली, सेकंड पे चाइना। क्लियर? इटली के पास है 59 साइट्स एंड चाइना के पास है 57, फर्स्ट एंड सेकंड। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, इन इंडिया विच स्टेट और यूटीज हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अभी अपन ने वर्ल्ड के बारे में देखा था, अब इंडिया के अंदर कौन सा स्टेट है या फिर यूटी है जिसके पास सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। क्लियर? सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। क्लियर? सारे नेम मेंशन है यहाँ पे, जितने भी साइट्स है उनके, ये आप रीड आउट कीजिएगा पीडीएफ के अंदर से। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is not part of sacred ensembles of Hoysala। ओके, 3 टेम्पल्स है होयसाला के अंदर, तो इनमें से कौन सा है जो कि उनमें से नहीं है? तो बेलूर था, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर सी भी है। मैं आपको यहाँ पे चेक करा लेता हूँ, बेलूर था, ऑप्शन नंबर 2 भी था अपने पास, ऑप्शन नंबर 3 सोमनाथपुरा भी था। सो कौन सा ऑप्शन था जो यहाँ पे मेंशन है जो नहीं था इस लिस्ट के अंदर? So option number D will be a right answer, Mysore. Clear? Option number D will be the correct answer. Next question देखते हैं, where was the 45th session of the World Heritage Committee held? 45th सेशन जो हुआ था वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का, वो कहाँ पे, कौन सी कंट्री के अंदर हुआ था? इज इट इन फ्रांस, साउथ अफ्रीका, सऊदी अफ्रीका, इंडिया, सऊदी अरेबिया, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स? इनमें से कौन सी कंट्री के अंदर हुआ था 45th सेशन?
सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, सऊदी अरेबिया के अंदर हुआ था 45th सेशन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द होयसाला टेम्पल्स आर नोन फॉर देयर, जो टेम्पल्स है होयसाला के वो किस लिए जाने जाते हैं अपने, सो ऑप्शन नंबर डी विल बी अ राइट आंसर, यूनिक स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के लिए वो जाने जाते हैं। क्लियर, इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर देयर इन इंडिया। अब इंडिया के अंदर कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, अपन ने जस्ट देखा था 42nd बनी थी होयसाला टेम्पल्स, सो आवर ऑप्शन विल बी डी। एज ऑफ द लेटेस्ट इंकल्शन हाउ मेनी ऑफ इंडियाज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर कल्चरल। ये पॉइंट भी मैंने आपको स्टार्टिंग में मार्क कराया था, जितनी भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बनी है उसमें से कल्चरल साइट्स कितनी है, ऑप्शन नंबर बी विल बी अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी अ राइट आंसर, 34 साइट्स है। एक बार चेक कर लेते हैं वापस से अपन। सो यहाँ पे मैंने बताया था यस 34 कल्चरल साइट्स आर देयर। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी अ राइट आंसर। थर्टी फोर कल्चरल साइट्स है अपने पास। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर शांति निकेतन वाज रिकॉग्नाइज्ड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ड्यूरिंग विच सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी। कौन से कमिटी के सेशन के दौरान जो शांति निकेतन है उसको रिकॉग्नाइज करा गया था एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। सो इज इट 42nd सेशन, 43rd, 44th और 45th। सो आवर आंसर विल बी 45th सेशन। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। With the latest additions, India ranks what number in the world for the most UNESCO World Heritage sites? So India की क्या रैंक आती है यूनेस्को साइट्स के अंदर, वो देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी अ राइट आंसर। फर्स्ट पे कौन था अपन ने देखा था, इटली था, सेकंड पे चाइना था और सिक्स्थ पे कौन आ गया, इंडिया। क्लियर, तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बताना। सेकंड तो अपन ने देख लिया, थर्ड एंड फोर्थ पे कौन सी कंट्रीज हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इंपॉर्टेंट है। इंडिया की रैंक है 6th। क्लियर, सो यहाँ पे अपन ने वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस थे वो ट्राई करें। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आता है अपना, जो कि इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट है। सारे हॉट टॉपिक जो है अपन उन्हीं के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। सो सबसे पहली बात, ये न्यूज के अंदर क्यों है, जैसे कि आप सब जानते हैं हमस जो कि मिलिटेंट ग्रुप है, गाजा स्ट्रिप को जो रूल करता, उन्होंने अभी इजराइल के ऊपर एक अटैक कर दिया था, उस कारण से ये न्यूज के अंदर है। क्लियर, बाकी जितनी भी चीजें कि कंफ्लिक्ट क्यों हुई, कैसे हुई, ये सब आपको मेंशन है इस पीडीएफ के अंदर। ज्योग्राफिकल लोकेशंस भी मेंशन है सारी, सब इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको रीड कीजिएगा। अपन मूव ऑन करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्लियर, फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच इंटरनेशनल बॉडी प्राइमरीली फैसिलिटेटेड द क्रिएशन ऑफ इजराइल इन 1948 लीडिंग टू द फर्स्ट मेजर अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट। तो इनमें से कौन सी बॉडी थी वो, इज इट यूनाइटेड नेशंस, लीग ऑफ नेशंस, द यूरोपियन यूनियन और नाटो। सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, द यूनाइटेड नेशन वाज द प्राइमरीली बॉडी विच फैसिलिटेट द क्रिएशन ऑफ इजराइल इन 1948। यहाँ पे ये ईयर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ईयर से रिलेटेड भी डायरेक्ट आपके लिए फ्रेम आउट हो सकता है क्वेश्चन, कौन से ईयर के अंदर क्रिएशन हुआ था इजराइल का। क्लियर, which of the following cities hold significant religious importance to Judaism, Islam and Christianity and is the central point of dispute in the Israel-Palestine conflict? So इनमें से कौन सा सिटी है उसका नेम बताना है अपन को। So ऑप्शन नंबर बी विल बी आवर राइट आंसर, जेरूसलम। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The Oslo Accord significant agreement in the Israel-Palestine peace process was first signed in which year? कौन से ईयर के अंदर सबसे पहले साइन हुआ था ओस्लो अकॉर्ड। तो आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, 1993 के अंदर ये फर्स्ट टाइम साइन हुआ था। क्लियर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। which term describes the Palestine uprising against Israeli occupations that began in the late 20th century? So कौन सा टर्म है जो डिस्क्राइब करता है पैलेस्टीन अपराइजिंग को अगेंस्ट इजराइल, जो कि स्टार्ट हुआ था लेट 20th सेंचुरी के अंदर। तो कौन सा वो टर्म है जो डिस्क्राइब करता है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी अ राइट आंसर। क्लियर, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द कैंप डेविड अकॉर्ड, अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन द अरब इजरायली पीस प्रोसेस, was
ब्रोकन बाय विच यूएस प्रेसिडेंट। अभी जो अकॉर्ड था जो कि एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन था अरब इजरायली पीस प्रोसेस के अंदर, वो जो अकॉर्ड था वो कौन से यूएस प्रेसिडेंट थे जिन्होंने ब्रोक करा है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिमी कार्टर जो प्रेसिडेंट थे यूएस के, उन्होंने पीस प्रोसेस को ब्रोक करा है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइंड इन 1990s marked a significant step towards resolving the Israel-Palestine conflict? तो इनमें से कौन सा था वो? तो ऑप्शन नंबर बी, ऑस्लो अकॉर्ड। अभी अपन ने जस्ट इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखा था, तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आया, मतलब इसके ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम आउट हो सकते हैं। क्लियर। द बेल्फोर डिक्लेरेशन, अ की डॉक्यूमेंट इन Israel-Palestine conflict, was issued by which country? बेल्फोर डिक्लेरेशन जो कि की डॉक्यूमेंट था, उसको कौन सी कंट्री ने इशू किया था? सो ऑप्शन नंबर बी विल बी अ राइट आंसर, यूके ने उसको इशू किया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच सिटी इज कंसिडर्ड अ पाइवटल पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट इन द इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट ड्यू टू इट्स रिलीजियस सिग्निफिकेंस? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सेम यही क्वेश्चन अपन ने देखा था जो कि इंपॉर्टेंट प्लेस है इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, जेरूसलम। क्लियर। एक ही आंसर के ऊपर दो क्वेश्चन फ्रेम आउट हुए यहाँ पे, सो एक बार उसको भी आप रीड आउट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, द 6th Day War in 1967 resulted in Israel gaining control over certain territories. Which of the following was not one of these territories? अब जो 6th Day War हुआ था 1967 के अंदर, यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कब हुआ था, इस पे भी क्वेश्चन फ्रेम आउट हो सकता है, जो कि जिसने रिजल्ट करा था इजरायली गेनिंग ओवर अ सर्टेन टेरिटरीज। सो कौन सी टेरिटरी है जो इनमें से वो मेंशन नहीं है? क्लियर। which of the following was not one of those territory? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सिनाई पेनिनसुला। क्लियर। ये उन सब टेरिटरीज में से नहीं है जिसपे इजराइल ने कंट्रोल करा था, उसके अलावा जो तीनों है उस पे कंट्रोल करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, which movement started in the late 19th century aimed at establishing a Jewish homeland in Palestine? सो इनमें से कौन सा मूवमेंट था जो कि 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था जिसके कारण स्टैब्लिशमेंट हुआ था जूइश होमलैंड का इन पैलेस्टाइन के अंदर? तो ऑप्शन नंबर ए विल बी आवर राइट आंसर, जियोनिज्म। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टर्म इंटिफाडा ऑफन यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट रेफर्स टू व्हाट? ये जो टर्म है ये किस चीज को रेफर करती है? अ पीस एग्रीमेंट, एन अपराइजिंग और रिबेलियन, एन इंटरनेशनल ट्रीटी, अ मिलिट्री ऑपरेशन। सो ये जो वर्ड है किस टर्म को डिफाइन करता है? एन अपराइजिंग और रेबेलियन। क्लियर। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी आवर राइट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन? यहाँ पे पीएलओ का भी फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, तो इंपॉर्टेंट है, एक ही क्वेश्चन में से दो क्वेश्चन फ्रेम आउट हो रहे हैं आपके। सो इज इट ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी? देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी अ राइट आंसर, टू एस्टैब्लिश एन इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट। ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी इसका मेन प्राइमरी गोल क्या था कि एक इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट बनाना। क्लियर। फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज played a key role as a mediator in the Egypt-Israel peace treaty of 1979? So इनमें से कौन सी वो कंट्रीज थी जिसने की रोल प्ले करा था इजिप्ट इजराइल पीस ट्रीटी के अंदर 1979? ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ईयर कि इजराइल इजिप्ट पीस ट्रीटी कब साइन हुई थी? 1979 के अंदर हुई थी। सो कौन सी कंट्री जिसने की रोल प्ले किया था? सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड स्टेट्स ने। क्लियर। जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए उन क्वेश्चन को भी अच्छे से समझना बहुत जरूरी है क्योंकि उनमें से भी आंसर फ्रेम आउट हो सकते हैं और क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लियर। द टर्म टू स्टेट सॉल्यूशन इन द इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट कॉन्टेक्स्ट refers to the coexistence of which two states? So option number C will be a right answer, Israel and Palestine. Next question देखते हैं, Hamas is a significant group in the Israel-Palestine conflict. Primarily operates out of which area? So कौन सा एरिया से वो ऑपरेट करता है? ऑप्शन नंबर सी, गाजा स्ट्रिप से करते हैं। क्लियर। सो यहाँ पे अपन के इजराइल कॉन्फ्लिक्ट जो हुए थे उससे रिलेटेड भी अपन ने सारे क्वेश्चन डिस्कस करे, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक अपन लेते हैं नमो भारत ट्रेन्स का, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देखते हैं।
ये किस 17 किलोमीटर रूट के ऊपर रन करेगी बिटवीन दिल्ली, गाजियाबाद, मीरठ। क्लियर। नमो भारत को प्रीवियसली कैसे किस नाम से जाना जाता था? रैपिडेक्स से। ये इंडिया की इंडिजीनियस सेमी हाई स्पीड रीजनल ट्रेन प्रोजेक्ट है। क्लियर। और बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको पीडीएफ से मिल जाएगी, आप रीड आउट कर सकते हैं। तो इसके क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। सारी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, रीड करना बहुत जरूरी है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। व्हाट वाज द प्रीवियस नेम ऑफ नमो भारत प्रोजेक्ट? मैंने जस्ट अभी आपको बताया था, रैपिडेक्स विल बी आर राइट आंसर, सो ऑप्शन नंबर डी विल बी आर करेक्ट आंसर। नमो भारत इज इंडियाज फर्स्ट सेमी हाई स्पीड रीजनल ट्रेन प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इंडिया का फर्स्ट सेमी हाई स्पीड रीजनल ट्रेन प्रोजेक्ट जो कि नमो भारत है उसको इंप्लीमेंट करा है? इज इट इंडियन रेलवेज, इसरो, डीआरडीओ और एनसीआरटीसी? क्लियर। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी आर राइट आंसर, एनसीआरटीसी। कमेंट सेक्शन में आप मुझे इसका फुल फॉर्म बताइएगा। फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कोई भी वर्ड का आपको फुल फॉर्म पूछ लिया जा सकता है। क्लियर, कि आर किसके लिए स्टैंड करता है, सी किसके लिए स्टैंड करता है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर चाहिए, बताना जरूर। क्लियर। व्हाट इज द डिजाइन टॉप स्पीड पोटेंशियल ऑफ द नमो भारत रीजनल ट्रेन? कितनी टॉप स्पीड है नमो भारत की? सो आंसर नंबर सी विल बी आर, ऑप्शन नंबर सी विल बी आर आंसर, 180 किलोमीटर पर आवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी RRTS, यहाँ पे इसका फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कॉरिडोर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड फॉर डेवलपमेंट इन द नेशनल कैपिटल रीजन? तो कितने RRTS कॉरिडोर है जिसको आइडेंटिफाई करा गया है? तो ऑप्शन नंबर सी विल बी आर राइट आंसर, 8 कॉरिडोर्स है जिनको रिकॉग्नाइज करा गया है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ नमो भारत फेज 1 डेवलपमेंट? तो फेज 1 जो है नमो भारत का, उसका प्राइमरी फोकस क्या है? प्रायोरिटी RRTS कॉरिडोर। और ये कितने? 8 अभी अपन ने जस्ट देखा था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नमो भारत ट्रेन्स वर क्रिएटेड बाय विच कंपनी? सो नमो भारत ट्रेन जो बनाई गई है वो कौन सी कंपनी के द्वारा बनाई गई है? तो ऑप्शन नंबर बी विल बी आर राइट आंसर, ऑलस्टॉम के द्वारा ही बनाई गई है। क्लियर। हाउ मेनी पैसेंजर्स कैन वन नमो भारत ट्रेन होल्ड? एक नमो भारत ट्रेन के अंदर कितने पैसेंजर्स ट्रेवल कर सकते हैं? क्लियर। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1700 पैसेंजर्स को, 1700 पैसेंजर कैपेसिटी है नमो भारत की। क्लियर। व्हाट काइंड ऑफ गाइड्स आर अवेलेबल ऑन नमो भारत ट्रेन? इनमें से कौन से गाइड्स है जो कि नमो भारत ट्रेन के ऊपर अवेलेबल है? ओनली जनरल गाइड अवेलेबल है, स्पेशल गाइड्स फॉर प्रीमियम कोचेस अवेलेबल है, गाइड्स फॉर वुमेन अवेलेबल है, या फिर जितने गाइड्स मेंशन है वो सारे अवेलेबल है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जितने भी यहाँ पे गाइड्स मेंशन है वो सारे गाइड नमो भारत ट्रेन के ऊपर अवेलेबल है। जनरल गाइड्स भी है, गाइड फॉर वुमेन भी है, स्पेशल गाइड्स भी है। क्लियर। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता था कि इनमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो कि जिनके अंदर जो गाइड गिवन है वो नमो भारत के ऊपर अवेलेबल नहीं है। तो इन 3 के अलावा जो अगर चौथा ऑप्शन होता तो वो वाला गाइड अवेलेबल नहीं होता। क्लियर। विच फीचर इज नॉट अवेलेबल इन नमो भारत ट्रेन कोचेस? इनमें से कौन सा फीचर है जो कि नमो भारत ट्रेन हुई है उनके अंदर अवेलेबल नहीं है? वाईफाई फीचर अवेलेबल है या नहीं है, सीसीटीवी कैमरास, जीपीएस ट्रैकिंग, चार्जिंग पोर्ट, इनमें से कौन सा फीचर है जो कि अवेलेबल नहीं है? सो चार्जिंग पोर्ट है, सीसीटीवी भी है, वाईफाई भी है, जीपीएस ट्रैकिंग जो है वो अवेलेबल नहीं है नमो ट्रेन कोचेस के अंदर। क्लियर। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी आर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the estimated travel time for a journey between Delhi and Modipuram in Meerut on Namo Bharat train? So estimated travel time पूछा गया अपन से किसके बीच में? Delhi and Modipuram in Meerut on Namo Bharat. तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अप्रोक्सीमेटली 1 आवर। 1 आवर का टाइम जो है वो एस्टिमेट किया गया है फॉर द जर्नी बिटवीन दिल्ली एंड मोदीपुरम। क्लियर। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम? मैंने आपको RRTS का बताया था आगे, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, सो यहाँ पे फुल फॉर्म आ गया है। तो प्राइमरी पर्पस क्या है RRTS का? इज इट फ्राइट ट्रांसपोर्टेशन, रीजनल डेवलपमेंट, हाई स्पीड टूरिज्म और इंटरनेशनल ट्रेड? तो ऑप्शन नंबर बी विल बी आर राइट आंसर, रीजनल डेवलपमेंट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ RRTS। फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ फ्रीक्वेंटली आर RRTS ट्रेन्स एक्सपेक्टेड टू रन फॉर इंटरसिटी कम्यूटिंग? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कितने फ्रीक्वेंटली एक्सपेक्ट करा जाता है?
So option number A will be a right answer in every 5 minutes. Clear? So यहाँ पे अपने चारों टॉपिक जो थे वो फिनिश हो गए. इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे. एक बार वापस से वीडियो को रिविजिट करिएगा, उसको क्वेश्चंस को वापस से सॉल्व करिएगा, तभी आपको दिमाग में वो सेट होंगे और याद होंगे अच्छे से. इंपॉर्टेंट है इसलिए अपन यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं. इसके अलावा आपको जो मैंने आंसर्स बताने को बोले कमेंट सेक्शन में, उसका जरूर बताइएगा. और नेक्स्ट क्लास के अंदर आप कौन से टॉपिक एक्सपेक्ट करते हैं वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन बता सकते हैं, उसके बारे में भी अपन डिस्कस कर सकते हैं. क्लियर?